हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग फील्ड सुपरवाइजर के जो एग्जामिनेशन होने वाले नेक्स्ट मंथ में फरवरी 2022 में, तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रीवियसली जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग एनालाइज करने वाले गए। देखिए 22 अगस्त 2021 को जो पेपर पूछा गया था जिसमें 120 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे गए थे, वो हम लोग डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। कुछ जो इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं वो उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है गाइस, अगर आप पीजीसीएल को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जानना कि आपको रिसेंटली क्या पेपर पैटर्न था और किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप आपके रेगुलर स्टडीज कर रहे होंगे। इससे क्या होता है कि आपको जो पीजीसीएल में जो पैटर्न पूछा गया, ठीक है, जो लेवल ऑफ के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करने में डेफिनेटली मदद मिलती है। सो अभी हम लोग हमारे आज के सेशन को शुरू करते गए। अच्छी तरीके से देखना होगा, 22 अगस्त 2021 में ये पेपर पूछा गया था। ठीक है, हम लोग इस सेशन को एक सिंगल सेशन हम लोग रखेंगे या फिर हम लोग इसके दो सेक्शन है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। मैं ये नहीं चाहता आपको क्विकली सारी चीजें 1 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में समझा दूं। 1 बाय 1 हम लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और ये सभी एस्पिरेंट्स ने ये सेशन को अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि क्वेश्चंस काफी अच्छे थे और काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आने वाले समय में भी इसके कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको 27 फरवरी 2022 का जो पेपर हुआ था नॉर्थ ईस्ट रीजन का, ठीक है, पीजीसीएल का, उसके जो 120 क्वेश्चन है उसका जो हमने सेशन है ऑलरेडी अपलोड करा दिया, आप ये देख सकते हो। ठीक है, 10 महीने पहले। और पीजीसीएल का जो हमारे पास में 12 मार्च 2022 को नॉर्थ रीजन 2, ठीक है, NR2 रीजन का जो पेपर हुआ था उसके भी हमने 120 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिस्कस करा दी गई। अगर आप इस सेशन को डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको ये सेशन मिल जाएंगे, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे देता हूँ, वहां पे आप जाके इस सेशन को, दैट मीन्स पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए गाइस, 2022 के तो दोनों भी पेपर हमने डिस्कस करा दिए, लेकिन 2021 के भी हमने इसके पहले के सेशंस को डिस्कस करा के रखा है। तो उसमें से जो कुछ पेपर थे, जैसे हम लोग आज जो है SR1 का पेपर सॉल्व करने वाले, उसी तरीके से SR2 का भी पेपर है और NR3 का भी हमारे पास बाकी है, तो वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वेस्ट रहती है। तो ओके, सो बिना किसी देरी से अब भी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। एक सिंपल स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर है जो यूज किया गया है फॉर मेजरमेंट ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। देखिए ये होता है हमारा एक सिंपल स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, ये होता है स्लाइड वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये होता है हमारा स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम्स, जो कि बैलेंस किया गया है 75 सेंटीमीटर्स पे। देखिए क्या बोला गया है, जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, अक्रॉस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम्स, ठीक है, इसको बैलेंस किया गया है 75 सेंटीमीटर्स पे। इसको मैंने जानबूझ के हाईलाइट करके रख देता हूँ। ठीक है, हमें क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I इफ द स्टैंडर्ड सेल EMF ऑफ 1.5 वोल्ट इज बैलेंस्ड एट 50 सेंटीमीटर। अगर एक हमारा यहाँ पे बताया गया है, ओके आप देख सकते हो, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेल है EMF जिसका है 1.5 वोल्ट, ठीक है, ये है हमारा इसका स्टैंडर्ड सेल 1.5 वोल्ट EMF का, जो कि बैलेंस किया गया है 50 सेंटीमीटर के। यहाँ पे इसको जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है यहाँ पे मार्किंग की जाती है, इसको 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया गया है। अभी हमें पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए अभी हम लोग इसके लिए जो वोल्टेज ड्रॉप रहता है पर यूनिट लेंथ, वो हमें सबसे पहले निकालना रहता है 1.5 वोल्ट डिवाइड बाय 50। ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 30 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये एक हमारे पास वैल्यू आ गई, राइट। इसके बाद जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप रहेगा अक्रॉस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, जिसको बैलेंस किया गया है 75 सेंटीमीटर्स के लिए, वो हम लोग पता करेंगे। अब देखिएगा इस काफ़ी सिंपल है, जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कौन से 75 सेंटीमीटर्स लेंथ, ठीक है, 75 सेंटीमीटर, इसको इरेज कर देते हैं। 75 सेंटीमीटर लेंथ के लिए वो कुछ इस तरीके से रहेगा 30 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 30 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर है तो हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिली वोल्ट है तो इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय हमें 75 सेंटीमीटर्स की लेंथ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में 75 सेंटीमीटर से, तो इसका जो वैल्यू बनता है वो आता है हमारे पास में 2.25 वोल्ट, राइट। ये तो हमारे पास एक वैल्यू हो गया। अभी देखिएगा इस यहाँ पे जो 75 सेंटीमीटर्स का लेंथ है उसका रेजिस्टेंस हमारे पास बताया गया है, जो कि है हमारे पास 0.2 ओम्स। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज जो है हमारे पास 2.25 वोल्ट का, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग इसको 0.2 से।
ठीक है। अगर हम लोग 0.2 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू बनता है वो 11.25 एम्पियर ही आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको जो सर्किटरी बताई है ये है हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ बेसिक स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, आपको जो भी थियरी रेफरेंस बुक है एक बार इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे गए 2021 में, और आने वाले समय में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास फ्यूज से रिलेटेड। ओके, फ्यूज से रिलेटेड इसमें से बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूज इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट्स है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट बताए गए फ्यूज से रिलेटेड, ठीक है, वो करेक्ट नहीं है। अभी नहीं है इसलिए हमारे पास में जो है ऑप्शन क्या बनते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है गलत रह सकता है, ठीक है, एक ऑप्शन हमारा गलत रहेगा, इसलिए हमें चारों भी ऑप्शंस को पढ़ना रहता है। तो अगर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी फ्यूज से रिलेटेड तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे करेक्टली, ठीक है। अब देखिएगा, फ्यूज क्या है, हमारा एक चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है। चीपेस्ट मतलब होता है सस्ता, ठीक है, काफ़ी कम कीमत की लागत में हम लोग इसको एज ए प्रोटेक्शन डिवाइस करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, एक हमारे पास में थिन कॉपर वायर रहता है, ठीक है, थिन कॉपर वायर। तो मान लो यहाँ से 10 एम्पियर्स का अगर करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो इसका जो मान लो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन लेता है उससे हमारा कम लेंथ का ही हमारा फ्यूज वायर रहता है। ये इस पर कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, आई स्क्वायर आर लॉस अगर होता है इसमें, ठीक है, तो जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, अबव देन द नॉर्मल, मान लो 10 एम्पियर के लिए स्टैंडर्ड करंट फ्लो होने के लिए डिजाइन किया गया, तो इसमें से जो 20 एम्पियर अगर करंट फ्लो होता है तो इसमें क्या होता है, आई स्क्वायर आर ड्रॉप होने के कारण ये जो फ्यूज एलिमेंट है ये थिन होने के कारण ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ये अगर मेल्ट हो जाता है तो इससे हम लोग डेफिनेटली जो हैवी शॉर्ट सर्किट करंट है उसको हम लोग बिना किसी नॉइज के और बिना किसी स्मोक से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ दोनों भी स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास बताया गया, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज मेक्स इट इज नॉट सुटेबल फॉर अ ओवर करंट प्रोटेक्शन। ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूज की, ये सूटेबल बनाती है इसको ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। इनवर्स टाइम करंट प्रोटेक्शन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये होते हैं इनवर्स करंट टाइम, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारे पास में टाइम एक एक्सिस पे और यहाँ पे आता है हमारे पास में करंट, ठीक है। अब देखिएगा, यही इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है हमारी फ्यूज के, यही हमें सूटेबल बनाती है इसके लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन क्या बता दिया आंसर में, वो नॉट बताया दिया, इसलिए हमारे स्टेटमेंट जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में, स्मॉलर साइज ऑफ फ्यूज एलिमेंट इम्पोजेस अ करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ये भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। इसी के साथ आपको फ्यूजिंग फैक्टर का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, वो भी आपको आंसर पता होना जरूरी है। और ध्यान में रखिएगा गाइस, हमारा जो फ्यूजिंग फैक्टर रहता है वो इट इज ऑलवेज मोर देन 1, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, वो भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा, ओके। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ डायरेक्ट वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ पीक डायोड वोल्टमीटर हुज स्केल इज कैलिब्रेटेड टू रीड अ आरएमएस वोल्टेज ऑफ साइन वेव, ठीक है। जो डीसी वोल्टेज जो है हमने अप्लाइड करा दिया, ठीक है, डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई कर दिया पीक डायोड वोल्टमीटर पे, जिसकी स्केल कैलिब्रेट की गई है आरएमएस वोल्टेज के जो साइन वेव रहती है हमारे उसको मेजर करने के लिए। अगर मीटर का रीडिंग 36 वोल्टेज आरएमएस बता रहा है तो जो हमने डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई किया वो कितना रहेगा, ये हमें पूछा गया। अब देखिए गाइस, क्योंकि हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव रीड कर रहा है 36 वोल्ट, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा पीक डायोड वोल्टमीटर है जिसकी स्केल कैलिब्रेट की गई आरएमएस वोल्टेज, ठीक है, साइन वेव का जो आरएमएस वैल्यू रहता है, ठीक है, जो आरएमएस वैल्यू रहता है उसको मेजर करने के लिए यूज की गई, तो हमारा पीक वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हमें क्या पूछा गया, द वैल्यू ऑफ अप्लाइड डायरेक्ट वोल्टेज इज व्हाट, ठीक है। तो जो पीक वैल्यू रहेगा साइनोसाइडल वोल्टेज का हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू VRMS, करेक्ट है, √2 इंटू VRMS। तो √2 से इसको हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करते, √2 मल्टीप्लाइड बाय 36 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 51 वोल्ट, ओके। ऑप्शन बी में हमारा इसका करेक्ट आंसर बताएगा। अब इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि उन्होंने जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसको मरोड़ के जो है उसको हमने चेंज करके आपको ये क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे गए, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को समझना पहले तो जरूरी होता है, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको ऐसे फंडामेंटल को समझना जरूरी है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अगर ये VM है तो -2 VM पे पीक टू पीक वैल्यू कौन सी थी, होती है हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इसका कितना टाइम वैल्यूज रहती है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। और किस तरीके से साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है ये भी आपको पता होना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ओके। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, इसी फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अभी पूछा गया फॉर्म फैक्टर क्या होता है प्योर साइनोसाइडल वेव का। अभी हमने जो प्योर साइनोसाइडल वेव फॉर्म देखी, ठीक है,
यह होती है हमारे पास प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो इसका फॉर्म फैक्टर क्या होता है? अब देखिए एग्जामिनेशन में काफ़ी बार फॉर्म फैक्टर का रेशियो भी पूछे जाते हैं। तो ये होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। तो देखिए जो फॉर्म फैक्टर होता है साइनोसॉइडल वेव का होता है हमारा 1.11। इसका टेबल भी मैंने ऑलरेडी बता दिया हमारे कोर्सेज के अंदर, रेगुलर सेशन के अंदर। काफ़ी कबार जो आपको साइनोसॉइडल ना पूछते हुए आपको स्क्वायर पूछ लेता है, ठीक है। तो स्क्वायर वेव का जो हमारा एक फॉर्म फैक्टर रहता है वो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, स्टैंडर्ड है। उसका क्रेस्ट फैक्टर भी हमारा 1 ही रहता है बेसिकली। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी तरीके से आपको बाकी जो वेव फॉर्म्स है वो भी आपको पता होना जरूरी है। इसकी अगर हम लोग फॉर्म फैक्टर की बात किए तो 1.1 आ जाएगा। अगर हमारे पास क्रेस्ट फैक्टर की वैल्यू पूछे तो 1.41 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द डैश रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ डैश विद द कॉइल इज कॉल्ड एज अ शंट, ठीक है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में क्या कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं हम लोग, कैसे, जो उसमें हमारे उस कॉइल को हम लोग कहते हैं शंट। अब देखिए गाइस यहाँ से अगर हम शंट की बात करते हैं तो शंट जो रहता है वो रहता है हमारा पैरेलल, वो रहता है हमारे पास पैरेलल, ओके। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी डी जो है हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए जो शंट जो रहता है वो हमारा लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, काफ़ी सिंपल है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में। और उसीलिए हम लोग जो जनरली एमीटर को है, एमीटर की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें हमारे पास जो रेंज एक्सटेंशन रहता है, ठीक है, वो हम लोग उसके लिए शंट इस्तेमाल करते हैं। शंट क्या रहता है कि हमारा लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है जो कि हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आइसोटोप्स आर एलिमेंट हैविंग, आइसोटोप्स आर एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सिंपल है गाइस, बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। आइसोबार और आइसोटोप्स को आपको पता एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आइसोबार अगर हम लोग पूछा गया, ठीक है, आइसोबार की अगर पूछा गया तो इसमें जो सेम मास नंबर रहता है, ठीक है, ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग, सेम मास नंबर रहता है और यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट रहता है, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ अल्टरनेटर रनिंग इन अ पैरेलल विद अनदर अल्टरनेटर इज व्हाट। काफी फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। ये एक हो गया हमारे पास अल्टरनेटर, ये दूसरा अल्टरनेटर हो गया, ये हमने इसको इन्फाइनाइट बस बार से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बस बार, ठीक है, ये हो गया हमारे पास बस बार। तो इसका जो है एक्साइटेशन अगर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा प्राइम मूवर इनपुट होता है इसको, ठीक है, इसका अगर हम लोग एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो इसके कारण जो है उसके केवीए आउटपुट अफेक्ट होता है, पावर फैक्टर अफेक्ट होता है, लेकिन उसका किलोवाट आउटपुट अफेक्ट नहीं होता है। किलोवाट आउटपुट कब अफेक्ट होगा, जब उसका हम लोग प्राइम मूवर जो है उसको हम लोग चेंज करेंगे तो, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा, अगर एक्साइटेशन की बात करते हैं तो एक्साइटेशन के कारण उसका जो केवी आउटपुट है वो अफेक्ट होता है, साथ ही साथ उसका जो पावर फैक्टर है वो भी अफेक्ट होता है, लेकिन उसके किलोवाट आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं आता है। दोनों भी कंडीशन मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था इनफैक्ट, ओके। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल शॉक कैन कॉज डैमेज टू, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिकल शॉक जो है आपके मसल्स को, ठीक है, आपके टिश्यूज को और आपके इंटरनल ऑर्गन को सभी को डैमेज प्रोड्यूस कर सकता है, सभी को डैमेज कर सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ 3 वोल्टेजेस सोर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज एज शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिंपल फंडामेंटल बैटरी सोर्सेज को किस तरीके से कनेक्टेड रहता है ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया गाइस। देखिए ये अगर बैटरी है हमारे पास में, ईएमएफ है जिसका हम लोग मान लेते कोई भी ईएमएफ है ई, इसकी जो पोलैरिटी रहती है प्लस माइनस, उसको किस तरीके से कनेक्ट किया गया है वो आपको जानना रहता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पोलैरिटी क्या है, प्लस है, देन हमारे पास माइनस, देन माइनस को फिर से हमने प्लस कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, सीरीज में कनेक्शन लगा के बाद, ठीक है। इसके बाद फिर से माइनस, फिर से यहाँ पे हमारे पास प्लस है, तो ये पोलैरिटी हो गई हमारी एडिटिव पोलैरिटी, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि इसका जितना भी वोल्टेज रहेगा, ईएमएफ रहेगा, वो एड अप हो जाएगा इस टोटल हमारे पास फाइनल पॉइंट्स पे, ठीक है। तो जहाँ पे ईएमएफ जो आएगा हमारे पास में इन तीनों की एडिशन रहेगी, E1 प्लस E2 प्लस E3। काफ़ी फंडामेंटल और सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पीजीसीएल ने पूछा था, ओके। अगर यहाँ पे जो है पोलैरिटी मार्किंग यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस रहता तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको यहाँ पे अगर मान लो 10 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे 20 वोल्ट 12 वोल्ट है और यहाँ पे 7 वोल्ट है तो उसको माइनस करना रहता था, ठीक है। ये भी आपको पता होना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन काफी सिंपल है। द ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। अब देखिए कि यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में ही इसका फुल फॉर्म बता दिया, लेकिन एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, मान लो आपको C का पूछा जाएगा, S का पूछा जाएगा या फिर R का पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना जरूरी है। ओके, तो ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। ठीक है, स्टील रीइंफोर्स हम लोग उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं, और इसके बाद क्या रहता है, यहाँ पे उसके एल्यूमिनियम स्टैंड रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से एल्यूमिनियम स्टैंड रहते हैं। ठीक है, और बीच में हमारे पास में स्टील के रीइंफोर्सिंग की जाती है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे पास में कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमारे पास बढ़ जाती है। ओके, और जो जनरली ACSR कंडक्टर्स है गाइस, वो हम लोग जो है मीडियम या फिर लॉन्ग स्पैन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी कम सैग देते हैं एज कम्पेयर टू द कॉपर कंडक्टर्स। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा कहता है, ACSR प्रोवाइड्स डैश सैग एंड डैश स्पैन देन अ कॉपर कंडक्टर्स। तो ध्यान में रखिएगा गाइस। ठीक है, ACSR कंडक्टर्स जो है वो कम से कम सैग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और उसका स्पैन लेंथ जो होता है वो लॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू द कॉपर कंडक्टर। स्पैन लेंथ मतलब एक हमारा टावर यहाँ पे हो गया, तो दूसरा टावर यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इसका सैग। ठीक है, जो इस तरीके से झुकावट आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, ये होता है हमारा इसका सैग। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि इसका जो स्पैन लेंथ मतलब कौन सी होती है। ठीक है, ये हो गया इसका स्पैन लेंथ, दो टावर के बीच में जो लेंथ होती है ये हो गया इसका स्पैन। ओके, तो इसका स्पैन भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, और उसका जो सैग है वो भी हमारा कम रहता है। किसको कंपेयर करते हैं तो हम लोग कॉपर कंडक्टर्स को। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था ACSR कंडक्टर में जो है था या फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर में, मान लो किस तरीके से हमारे पास में स्टैंड्स बनते हैं। ठीक है, कितने स्टैंड्स का हमारे पास में कंडक्टर रहता है, उसके लेयर के ऊपर या फिर डायमीटर के ऊपर भी एक फंडामेंटल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ ड्यूअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम का ड्यूअल क्या होता है, वो होता है नॉर्टन्स थ्योरम। गाइस, थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारा जो वीटेज है, एक जो हमारे बेसिकली हम लोग उसको ड्यूअल ही कहते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम को हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम का ड्यूअल कहते हैं या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास, थेवेनिन्स थ्योरम में हमारे पास वोल्टेज सोर्स रहता है और उसकी सीरीज में थेवेनिन्स का रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, अब ये देखो जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसके वोल्टेज सोर्स के, उसी तरीके से नॉर्टन में क्या होता है, हमारे पास में एक करंट सोर्स रहता है। ठीक है, एक करंट सोर्स रहता है और उसके जो पैरेलल में है हमारा एक रेजिस्टेंस रहता है गाइस। ठीक है, ये होता है हमारे पास में ये RN का वैल्यू रहता है। ठीक है, और ये रहता है हमारे पास IN, ये रहता है हमारे पास वीटेज और ये रहता है हमारे पास RTH। तो जो ड्यूअल है थेवेनिन्स थ्योरम का उसको हम लोग कहते हैं नॉर्टन्स थ्योरम। फंडामेंटल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, if a P1 and P2 be the iron and copper losses of a transformer on a full load। देखिए अगर हमारे पास P1 और P2 जो है आयन लॉसेस है कॉपर, ठीक है, और कॉपर लॉसेस है ट्रांसफार्मर के फुल लोड पे, पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ P1 एंड P2 सच दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स एट 80% ऑफ द फुल लोड। अब देखिएगा एफिशिएंसी जो रहती है हमारे पास ट्रांसफार्मर की, ठीक है, एफिशिएंसी जो रहती है हमारे पास ट्रांसफार्मर की, वो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्स मल्टीप्लाइड बाय XS cos ऑफ फाई डिवाइड बाय XS cos ऑफ फाई प्लस P1 प्लस P2। ठीक है, P1 और P2 क्या हो गया, आयन लॉसेस और कॉपर लॉसेस रिस्पेक्टिवली। तो जो एफिशिएंसी मैक्सिमम रहती है एट सम फ्रैक्शन ऑफ एक्स फुल लोड, वो उसका जो फॉर्मूला रहता है x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला पूछा जाता है गाइस यहाँ पे P1 और डिवाइड बाय P2। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, जहाँ पे P1 क्या है, ये हमारे पास आयन लॉसेस है। ठीक है, और P2 क्या है, ये हमारे पास में कॉपर लॉस, इट इज आवर कॉपर लॉस। अब देखिएगा यहाँ पे जो x का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पूछा गया कितना पे, 80% पे वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 का 0.8 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 बाय P2। ठीक है, तो P1 डिवाइड बाय P2, इसका हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते यहाँ पे जो तो हमारा। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट जो है इसको अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो हमारे पास 0.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0.8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P2। अब देखिएगा यहाँ पे कैच होती है। ठीक है, इस 0.8 स्क्वायर का जो हमारे पास रेशियो बनता है वो रहता है हमारे पास में 16/25। देखिएगा ये किस तरीके से बनता है, 0.8 का होल स्क्वायर बताया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो 16/25 का वैल्यू रखो या फिर 0.8 का होल स्क्वायर रखो, वो वन एंड द सेम ही थिंग आती है। ठीक है, 16 डिवाइड बाय 25, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू बताएगी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी में। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा इस, यहाँ पे आपको दोनों भी वैल्यूज बताई नहीं गई है, सिर्फ आपको रेशियो से पता करना था। अब देखिए
इसीलिए आपको यहाँ पे जो फ्रैक्शन कन्वर्जन है ये आपको पता होना जरूरी है। 0.8 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं गाइस, 4/5। 4/5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16/25। सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है हमारे बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन के अंदर में, जहाँ पे आपको फ्रैक्शन वैल्यूज की अहमियत आपको मैंने समझाई थी, यही पे वो काम में आती है गाइस। इस तरीके से आपको कंफ्यूज ना कराते हुए आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द परसेंटेज सेविंग इन अ फीडर कॉपर इफ द लाइन वोल्टेज इन अ two wire DC system is raised from 100 volt to 200 volt for the same power transmitted over the same power distance and having the same power loss। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इंटरेस्टिंग है। कितना परसेंटेज सेविंग होगा हमारे पास फीडर कॉपर में अगर हमारे लाइन वोल्टेज जो है 2 वायर डीसी सिस्टम में उसको रेज किया गया 100 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट के लिए, ठीक है, फॉर द सेम पावर ट्रांसमिटेड ओवर द सेम पावर डिस्टेंस, और उसका भी पावर लॉस भी सेम ही है, ठीक है। अब देखिएगा इस केस में आपको फंडामेंटल चीज़ें पता होना जरूरी है। देखिए एक मान लो हमारे पास में दो सिस्टम को हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, ओके। ये 200 वोल्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वोल्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में 400 वोल्ट, ये V2 का वैल्यू हो गया और ये V1 का, ठीक है, ओके। ये V2 और ये V1 का वैल्यू हमारे पास हो गया। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है P1 क्या हो जाएगा, इसमें से जो करंट फ्लो रहा है I1, और ये इसमें से जो करंट फ्लो रहा है ये I2 रहेगा, V1 इंटू I1, और उस तरीके से P2 का वैल्यू रहेगा V2 इंटू I2, ओके। अब देखिए सिंपल है, दोनों भी कंडीशन में यहाँ पे बताया गया कि सेम पावर इज डिलीवर्ड इन द बोथ केसेस, ठीक है। दैट मीन्स P1 इक्वल्स टू P2, ये कंडीशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसी कंडीशन में हम लोग दोनों भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। अगर हम लोग P1 का वैल्यू लिख लेते वो कितना हो जाएगा, वो होगा हमारे पास में 200 इंटू I1, P2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो 400 इंटू यहाँ पे हो जाएगा I2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते ये वैल्यूज को, 200 I1 इज इक्वल्स टू 400 I2, यहाँ पे हमने कंडीशन लिख लिया, ठीक है। तो इसके कंडीशन से हमारे पास में जो रेशियो बनता है, ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे I1 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकें I2 विल बी इक्वल्स टू 0.5 ऑफ I1। यहाँ पे कंडीशन आ गई हमारे पास में। तो जो पावर लॉस होगा 200 वोल्ट सिस्टम में, इस 200 वोल्ट के सिस्टम में पावर लॉस कितना हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस I1 स्क्वायर R1, ओके। और यहाँ पे इसका पावर लॉस कितना होगा, लेट मी चेंज द कलर सो दैट आप यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ I2 स्क्वायर, ठीक है, R2, ठीक है। ट्वाइस हमने इसलिए किया कि हमारे पास में 2 वायर डीसी सिस्टम है, इसलिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ओके। यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यूज रहेंगे, ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट जो पावर लॉस रहेगा, एक हमारे पास फर्स्ट सिस्टम में ये W1 रहेगा, और यहाँ पे हमारा W2 का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया, ओके। तो देखिए यहाँ पे I2 स्क्वायर, ठीक है, I2 का जो वैल्यू है ये हमारे पास कितना है 0.5 I1, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 इंटू 0.5 इंटू I1 का होल स्क्वायर इंटू R2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो इसके से हम लोग दोनों भी कंडीशंस को यहाँ पे इक्वेट करते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशंस को इक्वेट करने के बाद दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ I1 स्क्वायर R1 विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू I1 स्क्वायर R2, ठीक है। तो जो रेशियो बनेगा यहाँ से वो रहेगा हमारे पास R2/R1 का, ये आएगा हमारे पास 4। यहाँ तक आपने समझ लिया। अभी हम लोग और नेक्स्ट स्टेप को और बढ़ते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे वोल्टेज से, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एरिया से, ओके। तो जो रेशियो बनेगा हमारे पास में A1/A2 का, वो है हमारे पास 4, ठीक है। रेशियो है हमारे पास A1/A2 का 4 रहेगा। इसी का कंडीशन में V1/V2 का भी रेशियो वो भी हमारा 4 आ जाएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन बता दिया, ठीक है। तो जो V1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ V2 होगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो V1 है ये हमारा वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें, नॉट ऑफ वोल्टेज पर्टिकुलरली, ठीक है। यहाँ पे एरिया से रिलेटेड हम लोग डायरेक्टली वॉल्यूम ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो V1 इज इक्वल्स टू हम लोगों को यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा वॉल्यूम का V, इस तरीके से, ठीक है। V1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ V2 ये कंडीशन में। तो यहाँ पे जो परसेंटेज कॉपर सेविंग रहेगा वो रहेगा हमारे पास वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 इंटू 100, ठीक है। इसको अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते तो वो कितना हो जाएगा 4V2 माइनस V2 डिवाइड बाय 4V2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 75%।
इसका डायरेक्ट आंसर भी आप निकाल सकते हो गाइस, लेकिन मैंने आपको कुछ इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताया कि किस तरीके से इसका आंसर होता है करके। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, in the circuit shown in the figure, find the value of the resistor R so that the lamp L1 and L2 operate at a rated conditions. The rating of each of the lamp is 15 वोल्ट एंड 10 वाट। देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इस रेजिस्टेंस जो बताया गया इसका वैल्यू हमें निकालना है। अगर यहाँ पे जो लैम्प की रेटिंग है वो हमारे पास 15 वोल्ट 10 वाट और सिमिलरली यहाँ पे 15 वोल्ट 10 वाट की बताई गई। तो देखिए गाइस, इसके जैसे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन जो हमने एक लैम्प बेस्ड क्वेश्चन का जो हमने सेशन किया था उसके अंदर डिस्कस करा दिया, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे जो रेटिंग है, ठीक है, जो हर एक लैम्प का है 15 वोल्ट 10 वाट का है, तो हमारा करंट रेटिंग क्या रहेगा हर एक लैम्प का, ठीक है। वाटेज कितना है हमारे पास में 10 वाट, वोल्ट कितना है हमारे पास में 15 वोल्ट, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारे पास 2/3 एम्पियर, राइट। ये तो हमारा करंट का वैल्यू आ गया, ठीक है, 2/3, या फिर हम लोग 0.66 भी इसका वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन 2/3 फ्रैक्शन भी लिखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो हर एक एलिमेंट जो है वो कनेक्टेड है करंट सीरीज में, ठीक है। सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण इसका जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हमारा कितना है 2/3 एम्पियर, ठीक है। आई कितना हमारे पास फ्लो हो रहा है 2/3 एम्पियर का। लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना होगा, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस सर्किट का वो कितना रहेगा, V डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना है हमारे पास में गाइस, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज है हमारे पास में 300 वोल्ट, ठीक है। सप्लाई वोल्ट 300 वोल्ट लेना होगा, डिवाइड बाय हम लोग 2/3 से हम लोग इसको डिवाइड करते, ठीक है। 2/3 से डिवाइड करो या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो 3/2 से, वन एंड द सेम थिंग होती है। ये आता है हमारे पास 150 मल्टीप्लाइड बाय 3, हमारे पास इसका जो रेजिस्टेंस आएगा ये आएगा 450 ओम्स, करेक्ट। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। तो जो रेजिस्टेंस आएगा हर एक लैम्प का, मान लो यहाँ पे एक लैम्प है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों भी हमारे पास लैम्प सेम है, तो हम लोग इसको हर एक का वैल्यू अगर सेम ही कंसिडर करेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के हमारे पास में दो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास में पावर के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो होता है हमारे पास में I² इंटू R, या फिर हम लोग V²/R, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास वोल्टेज और पावर हमारे पास बताया गया, तो हम लोग R का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। R ये हो जाएगा हमारे पास में 15², वोल्टेज कितना है हमारे पास में 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। 15 होल स्क्वायर डिवाइड बाय पावर कितना है इसका 10 वाट का है, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास में 225 डिवाइड बाय 10, ठीक है। इसका वैल्यू रहेगा 22.5 ओम्स, ठीक है। ये R बल्ब का जो रहेगा ये रहेगा 22.5 ओम। ये हमारा एक रेजिस्टेंस वैल्यू आ गया। अब देखिए सिंपल है, अब देखिएगा यहाँ पे हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया है ये आया हमारे पास में 22.5 ओम्स, ठीक है। इसका भी सेम रहेगा और इसका भी हमारा सेम ही रहेगा। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया इसका 450, ओके। इसका रेजिस्टेंस हमारा आ गया, सिमिलर टाइप ऑफ इसका रेजिस्टेंस आ गया, तो हम लोग इसका आसानी से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी पता होगी, जब भी सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं उनका एडिशन होता है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस पता कर गया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ये हमारा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस रहेगा, ना कि इसका। यही तो हमें वैल्यू निकालनी होगी, हमने गलती से इसका वैल्यू कंसिडर कर लिया। ये अगर हमें टोटल निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल हमारे पास रेजिस्टेंस पता करके है, ठीक है, जो कि हमारे पास 450 ओम्स का, ठीक है। दो रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है, दोनों भी बल्ब के, ठीक है, 22.5। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 450 - 2 × 22.5। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास में 405 ओम्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, अ 2-wire DC distributor cable 800 मीटर लॉन्ग इज लोडेड विद अ 1 एम्पियर पर मीटर रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इज 0.05 ohms per kilometer. Calculate the maximum voltage drop if the distributor is fed from both ends with the equal voltages of 220 volt. सो देखिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है यह तो हमें सबसे पहले जानना होगा। एक 2-wire DC डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका केबल का लेंथ है 800 मीटर्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी मैं आपको वैल्यूज हाईलाइट करूंगा वो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मीटर्स में और कुछ किलोमीटर्स में वैल्यू बताइए। एंड विच इज लोडेड विद 1 एम्पियर पर मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर वो हमारे पास बताया गया 0.05 ohms पर किलोमीटर। यहाँ पे जो वैल्यू बताई गई है किलोमीटर्स के लिए बताएगी। यही जो चीज़ें होती है गाइस ये हमें सीखने लायक होती है,
कि एग्जामिनेशन में कुछ कुछ जो चीज़ें होते हैं जो हमें चीज़ें दिखाई भी नहीं देते और हम लोग उसी को कंसिडर करते आंसर्स निकाल लेते थे, ये हमें कैलकुलेट करके देखना रहता है। ओके, यहाँ पे हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से फीड किया गया ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका कैलकुलेशन अलग होता है विथ इक्वल वोल्टेजेस ऑफ 220 वोल्ट। हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते देखते हैं। अभी हमारे पास में जो करंट लोडिंग है गाइस, वो हमें सबसे पहले तो देखना होगा। ठीक है, करंट लोडिंग का जो वैल्यू बताया गया है वह हमारे पास में 1 एम्पियर पर मीटर, हम लोग इसका वैल्यू लिख लेते। ओके, 1 एम्पियर पर मीटर। इसके बाद में जो रेजिस्टेंस है डिस्ट्रीब्यूटर का वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, विच इज इक्वल टू पर मीटर, हम लोग इसका वैल्यू निकालते। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास में, 2 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग इसका जो रेजिस्टेंस है 0.05 ओम्स, इसको हम लोग ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0.05 ओम्स पर किलोमीटर है ना, तो 0.05 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे किलोमीटर है तो हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो आएगा हमारा वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये तो हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। यूनिट्स भी साथ में लिखते हुए चलते हैं। लेट्स चेंज द कलर सो दैट आप कंफ्यूज ना हो सको यहाँ पे। ठीक है, लेट्स टेक द पर्पल कलर। लेंथ कितना है डिस्ट्रीब्यूटर का, यहाँ पे 800 मीटर्स का एल है। ठीक है, एल का जो वैल्यू बताया गया 800 मीटर्स का लेंथ है इसका। ठीक है, जो टोटल करंट सप्लाई करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, वो कितना हो जाएगा इस स्मॉल आई मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो स्मॉल आई कितना है हमारे पास में, जो करंट का वैल्यू बताया गया। ठीक है, ये करंट लोडिंग आई का ही वैल्यू था, वो 1 इंटू 800 मीटर्स का लेंथ है। ठीक है, तो टोटल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फीड करेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में 500, ये वो रहेगा हमारे पास में 800 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये लेंथ को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, बोथ आर द डिफरेंट वैल्यूज। ओके, अब जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है, ये पर मीटर हमने निकाला था, अभी सेम हम लोग निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कैपिटल आर निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास हमने स्मॉल आर दिया था, अभी हम लोग कैपिटल आर कंसिडर करें, वो कितना हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, पर मीटर है, हम लोग इसके लिए स्मॉल आर, इस लेंथ को हम लोग इसको रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आया था, ये थी हमारे पास वैल्यू गाइस। ठीक है, ये था हमारे पास 0.1 इंटू हमारे पास 10⁻³ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा इसके लेंथ से। इसका लेंथ आया हमारे पास में 800। ओके, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसका जो यहाँ पे वैल्यू बनेगा वो आएगा हमारे पास में 0.08। ठीक है, 0.08 ओम्स में इसका वैल्यू आ जाएगा। इसके लिए अब आपको छोटा सा एक फॉर्मूला पता होना जरूरी है गाइस। ठीक है, कि फॉर्मूला कौन सा है, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना होगा। ठीक है, मैक्सिमम वीडी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला रहेगा IR डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो देखिए आई का वैल्यू कितना है हमारे पास में, कैपिटल आई का वो है हमारे पास में 800, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.08 डिवाइडेड बाय 8। इसको अगर हमें सॉल्व कर ले तो हमारे पास में जो वैल्यू बनेगा वो आएगा हमारे पास में 8 वोल्ट गाइस। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा स्लोली इस सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपको डेफिनेटली पता होना जरूरी है गाइस, और ये कुछ क्वेश्चंस जो है हमने इसके पहले भी डिस्कस नहीं किए काफ़ी सारे सेशंस में, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से सेशन को 1 by 1 देखना होगा। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देख सकते हो आप, द ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप बाय अ डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द बैक ईएमएफ इज। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जब इसका बैक ईएमएफ इक्वल रहेगा हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, हमने कंडीशन देखा था। ठीक है, ईबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तब हमारा जो बैक ईएमएफ रहेगा, जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप हो किया हुआ डीसी मोटर का, वो हमारा मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था, द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर यूज टू, इसका हमारा करेक्ट आंसर था इक्वल टू द हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। करेक्ट है,
द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर यूज टू, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? टू प्रिवेंट द अनवांटेड फ्लो ऑफ करंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंक्रीज द अनवांटेड किया, ये तो हमारे अनडिजायरेबल कंडीशन हो जाएगी। अलाउ द अनवांटेड करंट टू फ्लो, नहीं ये तो भी एक कंडीशन हमारे पास नहीं है, कोई भी अनवांटेड करंट हमारा फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलाउ हाई इंडस्ट करंट, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल है। इंसुलेटर्स में हम लोग काफी अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज करते हैं, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ग्लास, पोर्सिलिन, ये हमारे अलग अलग टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर व्हेन द एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड टर्मिनल द नंबर ऑफ ब्लॉक पीएन जंक्शन इज। अभी देखिएगा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग पूछा गया। एक हमारे पास में एससीआर कितने लेयर्स का होता है? वो 4 लेयर का होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये हो गया मान लो हमारा गेट, ठीक है, और ये हो गया हमारा मान लो पी एनोड जंक्शन, ठीक है, और ये हमारा कैथोड, ये हमारा कैथोड यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 4 लेयर्स, पी एन, ओके। तो यहाँ पे अगर बोला गया कि एनोड टर्मिनल ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड, तो इस केस में जो है कितने ब्लॉक पीएन जंक्शन रहेगा वो सिर्फ यहाँ पे सेंट्रल करेगा, ठीक है, हमारा एक ही रहेगा हमारा ब्लॉक पीएन जंक्शन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये अगर हम लोग मान लो जंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 3 जो जंक्शन होते हैं, ठीक है, ये J1, ये J2 और J3, तो ये J1 और J3 जो है फॉरवर्ड बायस रहेगा, लेकिन यहाँ पे J3 जो है ये हमारा ब्लॉक्ड पीएन जंक्शन हमारा रह सकता है वहाँ पे, ठीक है, वो रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो J2 है वो हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा, ये इसकी कंडीशन रहेगी रिवर्स बायस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आप इसको समझिएगा गाइस कि किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम करके आपको पूछा है, नॉट नेसेसरली आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन किसी बुक से उठा के डाल दिए, बट आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझना रहता है। इसके लिए आपको एससीआर जो बाकी आपको कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। काफी कबार क्या होता है एससीआर में क्या है, जैसे मॉसफेट में क्या होता है, फेट में कितने टर्मिनल्स होते हैं, उसके नाम क्या क्या होते हैं, वो आपको भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के फॉर्म में बनते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए और उसके रिलेटेड हमें करेक्ट आंसर में चूज करना रहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास में, इन आरएलसी सीरीज सर्किट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में आरएलसी पैरेलल में जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज रहती है, जो मैग्नीट्यूड, उस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड रहता है टोटल ससेप्टेंस का वो इक्वल रहता है उसके कंडक्टेंस के। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने देख ली कि आरएलसी सीरीज सर्किट में हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे जो मैग्नीट्यूड रहता है टोटल रिएक्टेंस का वो किसके बराबर रहता है, इक्वल टू द रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज रहती है सीरियल आरएलसी पैरेलल सर्किट में, उस केस में जो मैग्नीट्यूड रहता है टोटल ससेप्टेंस का वो इक्वल रहता है उसकी कंडक्टेंस के। ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लिया, वो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बन सकते हैं। तो दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे करेक्ट हो जाएंगे, अच्छी तरीके से नोट करके चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and in an alternator the direction of a alternating EMF produced in the stator conductors is given by, ठीक है। अल्टरनेटर के अंदर जो डायरेक्शन रहता है अल्टरनेटिंग EMF का जो प्रोड्यूस होता है स्टेटर के अंदर, स्टेटर कंडक्टर के अंदर, वो किससे हम लोग पता करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। अल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस, अल्टरनेटर की बात किया गया है तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड आएगा। अगर मोटर की बात करते हैं हम लोग सिंक्रोनस मोटर की, तो हमारा लेफ्ट हैंड इसका करेक्ट आंसर होता था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ डीसी मशीन द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड बिटवीन, देखिए मैंने आपको बताया था गाइस उसी दिन कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फिर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। अब देखिए अगर हम लोग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम लोग EMF वर्सेस हमारे आर्मेचर करंट के बीच में प्लॉट करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछे गए रहती तो वो आपको किसके बीच में प्लॉट की जाती गई, वो आपको पता होना चाहिए। वो होती है हमारे पास में नो लोड वोल्टेज, ठीक है, नो लोड वोल्टेज E0 जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं E0 से, वर्सेस हमारा फील्ड करंट IF, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा स्पीड बढ़ेगी, ये N1 हो गया, ये N2 और ये N3, इसके अकॉर्डिंगली हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्लॉट होती है। तो ये होती है हमारे पास ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर हम लोग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए तो जो EMF इंड्यूस होता है हमारे आर्मेचर में वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच में हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, ओके। उसी तरीके से एक्सटर्नल वैल्यू पूछेगी, एक्सटर्नल की आपको पूछेगा तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि ये प्लॉट होता है बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द पावर इनपुट टू द रोटर इज
of a 440 volt 50 hertz 6 pole 3 phase induction motor is 100 kilowatt. The rotor electromotive force is observed to make a 100 complete alternation per minute. Calculate the slip. हमें काफी सिंपल सा वैल्यू पूछा गया. देखिए वैल्यू क्या बताई गई हमारे पास, रोटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑब्जर्व टू मेक 100 कंप्लीट अल्टरनेशन पर मिनट. 100 कंप्लीट अल्टरनेशन कर रहा है वो हर मिनट में. ठीक है, तो इससे हम लोग आसानी से स्लिप का कितने साइकिल्स पर सेकंड है वो हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, 100 हमारे पास में वैल्यू है, 100 अल्टरेशन है. ठीक है, तो हर एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड में हम लोग उसको 60 करेंगे. ठीक है, ये पर मिनट था तो इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर दिया तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1.667 साइकिल्स पर सेकंड. ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी रोटर की वो हमारी एफ डैश रहेगी. ठीक है, विच इज एफ डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू कितना थी 1.667. ठीक है, साइकिल्स पर सेकंड, या फिर हम लोग उसको हर्ट्ज में डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि साइकिल्स पर सेकंड मतलब ही क्या होता है, वो होता है हमारा हर्ट्ज. राइट, तो हमारे पास में जो रोटर फ्रीक्वेंसी रहती है जिसको हम लोग एफ डैश से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से निकाल देंगे, एस टाइम्स ऑफ एफ. ये आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा. ये हमारे पास में वैल्यू पूछेगी. ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है 50 हर्ट्ज, तो हम लोग आसानी से स्लिप का वैल्यू निकाल सकते हैं. 1.667 इज इक्वल टू, मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस कि आप इसको कन्वर्ट करते ना बैठे. अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली, अब देखिए 1.667 के बदले अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से लिखा रहता 100 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. ये कितना है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50. राइट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 जा, ये आ जाएगा 2 जा. ठीक है, 2/6 दैट मीन्स 1/3. स्लिप का वैल्यू जो था यह है हमारा 1/3. 1/3 का ही वैल्यू कितना था 0.33. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. इसको हमने परसेंटेज में निकाल लिया डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करके. काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए काफ़ी कबार जो है आप कन्वर्जन करने में भी आपका टाइम व्यतीत ना करें, डायरेक्टली आंसर निकल जाता है. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ डीसी लिंक्स आर अवेलेबल इन एचवीडीसी सिस्टम. ठीक है, कितने तरीके के डीसी लिंक्स अवेलेबल है एचवीडीसी सिस्टम में, वहाँ पे हमारे पास में 3 है गाइस. ओके, मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहला रहता है हमारे पास में मोनोपोलर, दूसरा रहता है हमारा होमोपोलर, और तीसरा रहता है हमारे पास में बाइपोलर. ठीक है, दूसरा और ये तीसरा. इसके भी आपको सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारे पास में 2 कंडक्टर्स का यूज किया जाता है, कहाँ पे हमारे पास में एक ही नेगेटिव कंडक्टर रहता है, उसको डिटेल में आप एक बार पढ़ के जाइएगा. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजेस 5 पिकोफैरेड कैपेसिटर्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर टू प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ 800 किलोवाट्स. ठीक है, हमारे पास सिंपल इसका फॉर्मूला पूछा गया है कि एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है जिसका 5 पिकोफैरेड कैपेसिटर से हमें वैल्यू पूछी गई आर की, जो कि प्रोड्यूस करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 800 किलोहर्ट्ज. ठीक है, अब देखिएगा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई ऑफ आर सी. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय √6. तो हमें सी का भी वैल्यू पूछा गया. ठीक है, तो आर का वैल्यू हमें निकालना है. सी का भी वैल्यू हमारे पास बताया गया है जो कि हमारे पास 5 पिकोफैरेड है. ठीक है, आर का वैल्यू हमें निकालना है. ठीक है, एफ नॉट का भी हमारे पास वैल्यू बताई गई है 800 किलोहर्ट्ज, तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं. मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस आपके लिए स्लोली लिख सकूँ क्योंकि हमारे पास अभी रिसेंटली एक फीडबैक भी आया था कि हम लोग क्विकली जो लिख लेते हैं, काफ़ी कबार एस्पिरेंट्स को उसको नोट्स बनाने रहते, इसलिए मैं आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से लिख के बता रहा हूँ. ठीक है, तो देखिए आर का जो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, आर विल बी इक्वल टू, अगर आर यहाँ पे चला गया तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नीचे आ जाएगी. सिंपल है, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए गया 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय. ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले 5 × 10⁻⁴ पिको है. पिको के लिए -12 से मल्टीप्लाई करना रहता है. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हम लोग √6 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे जो फ्रीक्वेंसी रहेगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हम लोग 3 करेंगे. ठीक है, इससे कारण हमारे पास जो कंप्लीट इसका आंसर बनता है वो आता है 16.2 किलो ओम्स. आप इस कंप्लीटली इक्वेशन को सॉल्व करते हो. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. और अगर काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को बिना कैलकुलेटर्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इसके लिए भी हमने सॉल्यूशन का एक सेशन डाल के रखा है. ठीक है, हाउ टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस इन अ क्विक मैनर. ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग एग्जामिनेशन में, आपके जो टेक्निकल एग्जामिनेशन में इस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहते हैं उसको किस तरीके से क्विकली सॉल्व करें. इसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा. अगर आपको उसके लिंक चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराता हूँ गाइस. और अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए. ठीक है,
इसी तरीके से मैं आपको सेशंस प्रोवाइड कराते रहता हूँ। देखिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हेन अ सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट ऑकर्स ऑन अ अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम, जब भी हमारे पास में एक सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट होता है हमारे अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम से, तो जो कैपेसिटिव करंट रहता है दो हेल्दी फेजेस में वो कितना बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बढ़ जाता है हमारा √3 टाइम्स का। इस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग डिस्कस करना चाहिए तो काफ़ी डिटेल हो सकता है, बट आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी हमारा सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट ऑकर होता है अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम में, जहाँ पे कैपेसिटिव करंट जो रहता है दो हेल्दी फेजेस में वो राइज होता है √3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट रीडिंग्स इन अ हाई रेजिस्टेंस सर्किट एज कंपेयर टू द नॉन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर बिकॉज ऑफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला क्या गया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर जो है वो प्रोवाइड कर रहा था काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग हाई रेजिस्टेंस सर्किट में एज कम्पेयर टू द नॉन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर बिकॉज ऑफ। ठीक है, इसका कारण क्या है कि उसकी जो हाई ओम पर वोल्ट रेटिंग है, ठीक है, ओम पर वोल्ट, दैट मीन्स सेंसिटिविटी उसकी काफ़ी अच्छी है। हाई सेंसिटिविटी होने के कारण ही वो हमारे एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड कराते रहता है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरीके से आपको वैल्यूज ध्यान में रखना होगा। जो सेंसिटिविटी रहती है वो डिफाइन करते हैं हम लोग ओम्स पर वोल्ट में। ठीक है, इस वोल्ट मीटर की। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट इज। अब देखिए मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहती है, ये रहती है बिटवीन पावर फ्रीक्वेंसीज ऑफ 0 से लेके 125 हर्ट्ज के बीच में। इंपॉर्टेंट है, मूविंग आयन की वैल्यू पूछी गई थी हमारे पास। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आउटपुट पावर ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराया था। द आउटपुट पावर फ्रॉम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज गिवन बाय डैश, वेयर eta is efficiency of the system, q is the quantity of the water, h is the total water head and w is the specific gravity of the water। ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन जी, eta इंटू, ठीक है, w इंटू q इंटू h इंटू 9.8 w। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में वैट, इसका हमारा कंप्लीटली फॉर्मूला। आउटपुट पावर ऑफ द, ये हमारा वैट है। ठीक है, डब्ल्यू मतलब कोई वेट वगैरह नहीं, वैट का हमारा यूनिट हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में जितना पावर डेवलप होता है वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख लीजिए, एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। ठीक है, जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ तीनों भी चीज़ के लिए, अल्टरनेटर के लिए भी, ट्रांसफार्मर के लिए और बस जोन के लिए भी हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखना होगा। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑल 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट। ओके, सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, the transducer that converts the input signal into the output signal which is continuous function of a time are known as। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कन्वर्ट करते हैं हमारे इनपुट सिग्नल इनटू द आउटपुट सिग्नल विच इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम, उसको हम लोग कहते हैं गाइस एनालॉग ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसड्यूसर नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल भी नहीं रहेगा, यहाँ पे पैसिव भी नहीं रहेगा, यहाँ पे एनालॉग ट्रांसड्यूसर बोला गया क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम इस वर्ड को यहाँ पे बोला गया। ओके, अब एनालॉग ट्रांसड्यूसर की बात किया जाए तो आप मुझे पता है कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक स्ट्रेन गेज हो गया या फिर एलवीडीटी। ठीक है, एलवीडीटी ये भी हमारे एक एनालॉग ट्रांसड्यूसर का एक एग्जांपल हो सकता है। एलवीडीटी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताइए, तक आपको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने हमारे यूपीपीसीएल जेईई के कोर्स को ज्वाइन करके रखा है, जिसके अंदर आपको देख सकते हो, ठीक है, 26+ टॉपिक रिकॉर्डेड अवेलेबल अभी तक। 2 टॉपिक्स में और एडअप करा दूंगा, जिसमें मैनेजमेंट और हमारा मैथ्स बेसिक्स हम लोग कवर करेंगे, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आता है। लेकिन ये जो हमने अभी तक रिसेंटली कुछ, जब से हमने कोर्स को रिलीज किया गया और काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने इसको ज्वाइन किया, भले ही उनके एग्जामिनेशन कोई दूसरे भी हो, नॉट नेसेसरीली यूपीपीसीएल का। तो यहाँ पे जो 28 टॉपिक हमने मेंशन करके रखे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और अगर आप पीजीसीएल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेशंस है जो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना रहता है। कुछ जो टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपको मेंशन कर देते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपको यहाँ पे पीजीसीएल में काम में नहीं आएगा। दूसरी बात होती है हमारे पास जो टॉपिक आता है, ठीक है, पीएलसी वगैरह एक आध क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है,
यहाँ पे जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो है, ठीक है, बैटरीज और मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, मैनेजमेंट के क्वेश्चन नहीं आते, इसको छोड़ के और ये कंप्यूटर बेस्ड को टॉपिक को छोड़ के जो हमारे पास में अराउंड 24 से 25 टॉपिक जो है वो आपको पीजीसीएल के लिए भी काम में आता है। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स की ज्वाइन करने के बाद आपको ये एसएससी जेई के लिए भी काम में आएगा, जो उसके प्रीलिम्स के लिए सीबीटी 1 के लिए भी आपको काम में आता है और बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए भी काम में आते हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्स है गाइस। रिकॉर्डेड कोर्स मतलब कि इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, उसका रिलेवेंट जो भी थियरी और थियरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। और साथ ही साथ हमारी काफ़ी स्पेशलिटी है इसके अंदर कि हमने टेबल्स और चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना भर के हो सके हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की। इसके साथ क्या होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी बूस्टअप हो जाती है और जल्दी से जल्दी आप कम समय के अंदर मैक्सिमम जो टेबल्स और चार्ट के माध्यम से कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हो और पढ़ सकते हो। वीडियो के फॉर्म में आप सबसे पहले तो सेशन देखिएगा, इसके बाद आपको इसके जो ई बुक्स है हमने जो प्रोवाइड करके रखे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन के अंदर, इसको आप जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है। सारे लेटेस्ट हमने क्वेश्चंस डाल के रखे, आपके हर एक जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। इसकी आपको कंप्लीट सालाना फीस है सिर्फ 1 साल के लिए, आपको जो देख सकते हो 399 रुपीज़ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए कूपन कोड हमने दे के रखा है J20। इसको किस तरीके से ज्वाइन करना है, आपको हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किसका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप पेड कोर्स के सेक्शन में जाओगे तो आपको ये कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, सोच सकते हो, ये आपको इतने सारे टॉपिक्स विद ई बुक्स और आपको वीडियो सेक्शंस, ठीक है, अभी भी आप जाके सारे सेशन देख सकते हो। ये ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, हमारे पास यूटिलाइजेशन है, इसके बाद में कंट्रोल सिस्टम वगैरह है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे इंपॉर्टेंट सेशन जो है हमने अपलोड करके आपको सिर्फ 399 रुपीज़ में 1 साल तक आप कितने भी बार इसको देख सकते हो। कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछेगा और इसके ई बुक के द्वारा आप रिविजन भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नॉन टेक्निकल के कोर्सेज को ज्वाइन करना होगा तो आप कोजिफाई के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे पीजीसीएल के लिए नॉन टेक्निकल जो 50 क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए, वहाँ पे भी हमने कोर्स डाल के रखा है, उसको आप भी डाउनलोड करके रखिएगा। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने इसका ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो आप इसको डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ 399 रुपीज़ में एक काफ़ी कम अमाउंट होती है, अराउंड 33 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अगर आप कंसिडर करना चाहे तो आप सिर्फ ₹1 पर दिन में आप ये सारी प्रिपरेशन कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द इंटरशीट्स इन अ केबल आर यूज टू, ठीक है। तो जो इंटरशीट्स रहती है केबल्स में किसके लिए यूज की जाती है, टू प्रोवाइड द प्रॉपर इंसुलेशन, टू प्रोवाइड द प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हम लोग इंटरशीट का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया और हमने कवर भी किया गया। देखिए जो ग्रेडिंग रहती है, एक तो हम लोग इंटरशीट के इस्तेमाल से हम लोग उसको इंप्रूव करते हैं या फिर कैपेसिटेंस ग्रेडिंग भी हम लोग करते हैं, दोनों भी मेथड्स रह सकती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन हॉपकिंसन टेस्ट द 220 वोल्ट 200 किलोवाट जनरेटर्स द सर्कुलेटिंग करंट इज इक्वल्स टू द फुल लोड करंट, इन एडिशन 100 एम्पियर्स आर टेकन फ्रॉम द सप्लाई, द एफिशिएंसी ऑफ द ईच मशीन इज व्हाट, ठीक है। तो हमें हर एक एफिशिएंसी पूछी गई हर एक मशीन की हॉपकिंसन टेस्ट में, ठीक है। हॉपकिंसन टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग बैक टू बैक टेस्ट के, ठीक है, बैक टू बैक टेस्ट करके भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके लिए 2 आइडेंटिकल मशीन्स होना जरूरी है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और ये आपको क्या पूछा गया, इफिशिएंसी पूछी गई हर एक मशीन की। अब देखिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके पहले तो सबसे पहले हमारे पास करंट का वैल्यू पता होना जरूरी है, IG का, ठीक है। IG का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो कितना रहेगा, पावर कितना हमारे पास है 200 किलोवाट, 200 इंटू 10⁻³ करते डिवाइड बाय हमारे पास में वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो करंट आएगा वो आएगा हमारे पास 909 एम्पियर, ठीक है। ये हमने एक करंट का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिएगा जो मोटर करंट, जो हमारे पास में मोटर करंट रहेगा IM, वो कितना रहेगा हमारे पास में IL प्लस IG, ठीक है, IL प्लस IG। अब देखिएगा इस केस में हमारे पास में जो IG आया वो है हमारे पास में 909, ठीक है, और IL का जो है हमारे पास में वैल्यू है 100 एम्पियर। 100 एम्पियर आर टेकन फ्रॉम द सप्लाई, ओके, ठीक है। तो वो हम लोग एडिशन कर लेते हैं, 100 प्लस 909, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास 1009, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, एक रफ अमाउंट हमने ले लिया, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, ठीक है, करंट का 1009 एम्पियर इसका ये आ गया हमारे पास मोटर करंट। लेट्स सी चेंज द कलर, ठीक है। तो इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला बनता है वो रहता है हमारे पास में √, ठीक है, √of IG/IM, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास में 909, ठीक है, डिवाइड बाय IM का वैल्यू कितना आया हमारे पास में
1009। ठीक है, इसका जो वैल्यू निकालते हो तो आपका अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी आता है इसका 95%, वो आएगा हर एक मशीन का एफिशिएंसी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, डाइवर्सिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मैंने आपको काफ़ी के बाद समझा दिया और एक आपको मैं सेशन भी रिकमेंड करूंगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाएगी। डाइवर्सिटी फैक्टर जो है एक रेशियो है सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। जितने भी कंज्यूमर्स कनेक्टेड है एक सिस्टम से, उनकी अगर हम लोग सम अप कर देते, डिवाइड करते हम लोग मैक्सिमम पावर स्टेशन पे कितना मैक्सिमम डिमांड है, वो होता है हमारा रेशियो। और ध्यान में रखिएगा डाइवर्सिटी फैक्टर का जो रेशियो रहता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, आपको इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के हमारे सेशन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया है। ओके, सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एट अ मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ द सोलर सेल। ठीक है, सोलर को एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट पे क्या रहता है, पे बोला गया। तो जो प्रोडक्ट रहता है वोल्टेज और करंट का वो हमारा मैक्सिमम रहता है। ठीक है, एमपीपीटी को हम लोग कुछ इस तरीके से ट्रैक करते हैं, जो हमारा करंट हो गया और ये हो गया हमारे पास पावर। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास में इसका एमपीपीटी आता है। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है, ये जो हमारा उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट रहता है वोल्टेज और करंट का वो हमारा मैक्सिमम रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। ओके, next question is, during differential protection of a transformer, the factor which influences the magnitude and duration of a magnetizing current inrush is। ठीक है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के तहत हमें बताया गया है कि जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते हैं हम लोग फॉर ट्रांसफार्मर, ऐसा कौन सा फैक्टर रहता है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, वो रहते हैं हमारे जारो भी, साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर, रेसिडेंशियल फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर और द टाइप ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इन द कोर। ओके, तो ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मीटर कांस्टेंट ऑफ अ 220 वोल्ट 5 एम्पियर एनर्जी मीटर इज 2000 revolutions per kilowatt hour. The meter is tested for a half load at the rated voltage and unity power factor. The meter is found to make a 36 revolution in 120 seconds. Determine the meter error at the half load. ठीक है, हाफ लोड पे हमारा मीटर एरर हमें पूछा गया है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हमें क्या पूछा गया कि यहाँ पे डिटरमाइन द मीटर एरर का हमें वैल्यू पूछा गया। तो जो सबसे पहले तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि एनर्जी कितना रिकॉर्ड हुआ, हमारी कितनी एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन हुई। ठीक है, 120 सेकंड में, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एनर्जी कंजम्पशन हुआ एट अ हाफ लोड, ठीक है, एट अ हाफ लोड, ठीक है, एट अ हाफ लोड का ही वैल्यू हमें पूछा गया फॉर 120 सेकंड्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन एट हाफ लोड, इसका अगर हम लोग वैल्यू देख लेते तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा हमारा, वी आई कॉस ऑफ फाई मल्टीप्लाइड बाय टी इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग वोल्टेज कितना है हमारे पास 220 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय आई का वैल्यू कितना है हमारे पास, इंटू आई कितना है हमारे पास में 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाइव। ठीक है, कॉस फाइव का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 कंसिडर करते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर है क्योंकि इसलिए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी, टी कितना है हमारे पास में 120 सेकंड्स है। ठीक है, डिवाइड बाय हमें 36 करना पड़ेगा, 3600 के आवर्स में हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, इंटू 10⁻⁻3 इंटू 1/2, हाफ लोड के लिए बताएगा इसलिए हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास गाइस 18.33 इंटू 10⁻⁻3 किलोवाट आवर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो इसमें कितना एनर्जी रिकॉर्ड होगा वो हमें यहाँ पे अभी निकालना पड़ेगा। राइट, एनर्जी रिकॉर्डेड करके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एनर्जी रिकॉर्डेड, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिवाइड बाय रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने बने यहाँ पे, वो है हमारे पास 36 रिवॉल्यूशंस। 36 डिवाइड बाय किलो रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर कितना है। ठीक है, वो है हमारे पास में 2000 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट है। हर किलोवाट आवर के लिए 2000 रिवॉल्यूशंस वो लेता है वो मीटर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास में 18 इंटू 10⁻⁻3 किलोवाट आवर।
राइट। तो इसका हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ चुकी, ठीक है, 18.33 इंटू 10⁻³ और 18.33 इंटू 10⁻³ अब देखिए एरर जो निकालते हैं, जो मीटर का एरर आया है हमारा 0.33 का आया यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। एरर जो आया वो आया हमारे पास 0.33 का। लेट्स टेक द ग्रीन कलर, ठीक है। तो हम लोग जो एरर निकालेंगे तो जो मेजर्ड वैल्यू रहेगा माइनस जो हमारा ट्रू वैल्यू रहेगा डिवाइड बाय हमारा ट्रू वैल्यू से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हो, मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ से आएगा हमारे पास में परसेंटेज एरर, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू कितना है हमारे पास में 18 माइनस हम लोग यहाँ पे कर लेते 18.33 डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू कितना है, यह है हमारे पास 18.33 इंटू 100, राइट। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है ये इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू बनता है वो -1.82% आता है, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ओके। आई होप आपको ये कंसिडर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सर्किट ब्रेकर इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विच कैन, देखिए सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, एक तो जो है वो मेक और ब्रेक कर सकते हैं सर्किट ब्रेकर को मैन्युअली या फिर रिमोट कंट्रोल द्वारा अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में तो ऑपरेट होता ही होता है मेक और ब्रेक करने के लिए। ब्रेक अ सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्ट कंडीशन, जब भी हमारा फॉल्ट आता है, ठीक है, जब भी हमारा फॉल्ट आता है उस केस में वो सर्किट को ब्रेक करता है। मेक अ सर्किट इधर मैन्युअली और बाय रिमोट कंट्रोल अंडर फॉल्ट कंडीशन, फॉल्ट कंडीशन में भी हम लोग उसको उसको सर्किट को क्लोज करा सकते हैं, ठीक है, मैन्युअली या फिर हम लोग रिमोट कंट्रोल के द्वारा। तो हमारे तीनों भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। सो बढ़ते अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कन्वर्ट डेल्टा नेटवर्क शोन इन द फिगर इनटू द स्टार नेटवर्क। यहाँ पे हमारे पास स्टार नेटवर्क निकालना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपने अभी तक इसके जो प्रैक्टिस है वो कर लिया होगा और इसका करेक्ट आंसर आप भी निकाल भी लोगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है ये मान लो हम लोग R1 का वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। ये R1 हो गया और ये हो गया हमारा R2, ठीक है, और ये R3। अगर हम लोग इसको निकालना हो तो मैं आपको एक निकाल के दे देता हूँ, फिर बाकी आप इसका जो वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी निकाल लेते तो बाकी आपके जो वैल्यूज है वो निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। देखिएगा इस तरीके से हमारे पास में जो RC इंटू RB, इसको किस तरीके से निकालेंगे, अगर R1 का वैल्यू निकालना होगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, यहाँ का, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फंडामेंटल फॉर्मूला है, ठीक है, RB इंटू RC, ठीक है, इन दोनों के एडिशन को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का एडिशन को मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, ठीक है, डिवाइड बाय तीनों का एडिशन, RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। तो RB इंटू RC कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज देख लेते एक बार कितना है, लिखा हुआ 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 डिवाइड बाय इसका तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 प्लस RB का वैल्यू कितना है 25 प्लस RC का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा आपका वो आएगा हमारे पास में 7.5 ओम्स। अभी आप देख सकते हो इस लेग में, ठीक है, इस लेग में यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बी में ही हमारे पास वैल्यू बताएगी, क्योंकि यहाँ पे 77.5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 31 ओम्स है। तो आप जरूरी नहीं आपको तीनों लेग्स के वैल्यू निकालना रहता है, एक का भी अगर आपने निकाले तो भी आप आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो आप इसी तरीके से समझ सकते हो कि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है, कि अगर एक भी आपका ऑप्शन आ जाता है करेक्ट तो आपको बाकी जो लेग्स है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालने का। काफ़ी सिंपल है, हम लोग सीरीज में कनेक्टेड है सारे, इसके कारण हम लोग इसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद इसका करंट एक बार अगर निकल जाता है तो हम लोग इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा I इंटू R2, ठीक है। टोटल करंट जो जा रहा है हमारा I, अब टोटल करंट I किस तरीके से निकालेंगे, सप्लाई वोल्टेज हमारे पास में 100 वोल्ट है और तीनों पे रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है हम लोग इसका एडिशन कर देंगे, 5 प्लस 2 विल बी टू 7, 7 प्लस 3 विल बी 10, ठीक है। इसका करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास में 10 एम्पियर, ठीक है। तो जो 10 एम्पियर का I इज इक्वल टू 10 एम्पियर आया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना है हमारा 2 ओम्स का, तो 10 इंटू 2 विल बी 20 वोल्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी हमने इसके पहले कवर कराया गाइस आपको। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैज अ इक्वेशन ऑफ V ऑफ t इज इक्वल टू 200 साइन ऑफ 377t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RMS वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी। देखिए गाइस, इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका इक्वेशन क्या होता है, Vm ऑफ साइन ओमेगा t, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई f, राइट, 2 पाई f होता है।
तो 2 पाई एफ हमारे पास इसका वैल्यू कितना है 377। ओके, एफ का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 377 डिवाइड बाय 2 पाई। तो इससे एफ का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा 60 हर्ट्स का। इस एफ का वैल्यू एक बार आ गया तो हमारे पास दोनों ऑप्शन में तीन ऑप्शन में 60 हर्ट्स गिवन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में इसका आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू हमें निकालना रहेगा, ठीक है। आरएमएस का वैल्यू हम लोग निकालते तो वीएम, ठीक है, इससे हम लोग निकालते, ठीक है। वी आर एम एस विल बी इक्वल टू क्या हो गया वीएम बाय √2। तो वीएम का वैल्यू कितना है हमारे पास 200 डिवाइड बाय √2, ठीक है, 200 बाय √2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 200 बाय √2 हमारे पास में आरएमएस वोल्टेज आए और 60 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 3-phase transformer has a 600 primary turns and 200 secondary turns. If the supply voltage is 1000 volt, find out the secondary line voltage on the no load when the windings are connected in a star delta, ठीक है। स्टार डेल्टा फैशन में हमारे पास वाइंडिंग्स कनेक्टेड है गाइस। ओके, तो जो उसका टर्न्स रेशियो सबसे पहले निकालना पड़ेगा N1 बाय N2। 600 प्राइमरी है हमारे पास में, ठीक है, 200 सेकेंडरी है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3। स्टार कनेक्शन के लिए आपको पता है गाइस VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VPH होता है, ठीक है। ओके, और डेल्टा के लिए क्या होता है हमारे पास में, डेल्टा के लिए होता है हमारा VL इज इक्वल टू VPH। ये कंडीशन आपको समझ गई, दोनों भी काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल से आपको फंडामेंटल है। तो इस केस में जो हमारे पास प्राइमरी फेज वोल्टेज रहेगा, ठीक है, V प्राइमरी, ठीक है, वो हम लोग इस तरीके से निकाल पाएंगे 1000 डिवाइड बाय √3, जिसका वैल्यू आएगा 577 वोल्ट, करेक्ट। तो जो हमारा रेशियो बनेगा इस केस में Vp2 अपॉन Vp1 विल बी इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ठीक है। तो हमारे पास में Vp2 का अगर हमें वैल्यू निकालना होगा तो हमें Vp1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस, ठीक है, इंटू Vp1। तो देखिए N2 अपॉन N1, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, N2 का वैल्यू कितना है हमारे पास में 200 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो 577 का हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे Vp1 का जो प्राइमरी का वैल्यू है वो है हमारे पास में 192.45। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते हैं अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज करेक्ट। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा, वो कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, इट कैन रोटेट इन वन डायरेक्शन ओनली, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग, ये भी गलत हो जाएगा। इट रिक्वायर्स ओनली वन वाइंडिंग, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 वाइंडिंग्स की ज़रूरत रहती है, ओके, क्योंकि रिवॉल्यूशनल रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 वाइंडिंग्स की ज़रूरत रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ 3-phase लाइन ऑफ ऑपरेटिंग एट 110 kV आर 0.01 माइक्रोफैरड एंड 2.5 मिली हेनरी। सर्ज इंपेडेंस ऑफ द लाइन, सर्ज इंपेडेंस का आपको फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने आपको बंचर किया था गाइस, ZS इज इक्वल टू क्या होता है √L/C। एक तो ये फॉर्मूला बन के भी पूछता है, नहीं तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है। L का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ और C का जो दैट मीन्स कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आता है 0.01 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास में 500 ओम्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, डैश इज अ एबिलिटी ऑफ द रिले सिस्टम टू ऑपरेट विद अ लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी। उसको हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिव होना मतलब क्या है, हम लोग जैसे कहते हैं ना कि जो मीटर है या फिर हमारा रिले सिस्टम में काफ़ी सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ चेंजेस भी आता है तो भी वो सेंस कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन इज मिनिमम व्हेन। देखिए जो लाइन का इंडक्टेंस है वो कब हमारा मिनिमम रहेगा, जब हमारा GMD लो रहेगा और GMR हाई रहेगा हमारा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या रहता है इंडक्टेंस पर कंडक्टर 2 की। कल ही हमने एक सेशन में बताया था 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ GMD अपॉन GMR हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो GMD हमारा ज़्यादा रहेगा, GMD जब हमारा कम रहेगा, ठीक है, और जब GMR हमारा हाई रहेगा तब हमारा जो इंडक्टेंस है ये हमारा मिनिमम रहेगा। सिंपल है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्टिव रिले इज प्रोवाइडेड टू। प्रोटेक्टिव रिले का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू क्लोज द रिले कॉन्टैक्ट व्हेन द एक्चुएटिंग क्वांटिटी अटेन्स अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू। मान लो एक 5 एम्पियर का हमारा स्टैंडर्ड करंट है, अगर हमने सेट करके रखा कि
5.5 एम्पियर के ऊपर अगर हमारा करंट फ्लो होता है तो रिले ने डिटेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये प्री डिटरमाइंड वैल्यू कौन सी होगी, 5.5 एम्पियर की, ठीक है। तो जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है, ठीक है, जो रिले कॉन्टैक्ट क्लोज करता है व्हेन द एक्चुएटिंग क्वांटिटी अटेन्स अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू, इसका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोल माउंटेड सबस्टेशन इज, पोल माउंटेड सबस्टेशन जो रहते हैं वो हमारे एच टाइप के रहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ अ बैटरी इज द रेशियो ऑफ चार्ज कैपेसिटी टू द डिस्चार्ज कैपेसिटी अंडर द स्पेसिफिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन। इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर आवर चार्जिंग फैक्टर। मैंने आपको जो बताया था हमारे कोर्स के अंदर बैटरी का सेशन है गाइस, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे काम में आने वाला है। आप देख सकते हैं बैटरी का भी सेशन क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जो एएच चार्जिंग फैक्टर रहता है वो बैटरी का वो रेशियो रहता है चार्ज कैपेसिटी टू द डिस्चार्ज कैपेसिटी अंडर अ स्पेसिफिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको एक सेशन देखना है हमारे यूट्यूब पे भी हमने एक आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए डाल के रखा, वो भी आप इसके लिए रेफर कर सकते हो जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, हो जाएगा हमारे पास अ रिले इज कनेक्टेड टू अ 400/5 रेशियो करंट ट्रांसफार्मर विद अ सर्किट सेटिंग ऑफ 150%, कैलकुलेट द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। हमें पीएसएम का वैल्यू हमें पता करना है जब हमारा सर्किट कैरी करता है फॉल्ट करंट ऑफ 3000 एम्पियर, ठीक है। तो पीएसएम का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते गए, वो काफ़ी सिंपल है, फॉल्ट करंट डिवाइड बाय प्लग सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सीटी रेशियो, राइट। तो फॉल्ट करंट कितने हैं हमारे पास में, अब देखिए प्लग सेटिंग को भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। प्लग सेटिंग क्या होता है हमारे पास में, रिले सेटिंग, ठीक है, रिले सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय हम लोग उसको सेकेंडरी सीटी रेशियो से, या फिर हम लोग सेकेंडरी सीटी करंट से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग डायरेक्टली रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग प्लग सेटिंग का ही वैल्यू निकाल लेते। रिले सेटिंग कितनी है हमारे पास में, 150% पे, ठीक है। हम लोग उसको फ्रैक्शन पे वैल्यू कन्वर्ट करते हैं, 1.5 इंटू सेकेंडरी सिटी करंट कितना है हमारे पास में 5 एम्पियर का, ठीक है, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5, राइट। और सीटी रेशियो हमारे पास कितना है, सीटी रेशियो है 400:5, ठीक है। हम लोग आसानी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि फॉल्ट करंट हमारे पास में बताया गया है 3000 एम्पियर, 3000 एम्पियर। सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी कवर किया था हमारी कोर्सेज के अंदर और रेगुलर सेशन के अंदर भी। 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 80, इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारे पास 5, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर आईजीबीटी इज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस विच कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईजीबीटी। किसके कौन से दो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करता है, एक तो होता है मॉसफेट और दूसरा होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाते हुए आईजीबीटी फॉर्म हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो आईजीबीटी में कितने टर्मिनल्स रहते हैं और उस टर्मिनल्स के नाम भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम करंट एट विच द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स एंड डिस्कनेक्ट्स द सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसा कौन सा मिनिमम करंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जहाँ पे हमारी जो फ्यूज एलिमेंट है ये हमारा मेल्ट होता है और डिस्कनेक्ट करता है सर्किट को, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूजिंग करंट। सिंपल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिड केबल्स आर कंसिडर्ड अनरिलायबल बिकॉज बियॉन्ड 66 किलो वोल्ट, ठीक है। जो सॉलिड टाइप ऑफ केबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, केबल्स के सेशन को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, यूट्यूब पे हमने डाल के रखा है, वो 66 किलो वोल्ट के बियॉन्ड अनरिलायबल रहते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो एक डेंजर ऑफ ब्रेकडाउन रहता है, डेंजर ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स, ठीक है। वॉइड्स दैट मीन्स कुछ जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स रहते हैं उसके कारण ब्रेकडाउन होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग ये बियॉन्ड 66 किलो वोल्ट हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करते सॉलिड टाइप ऑफ केबल्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे 8 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना है। काफी आसान है गाइस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो करंट डिवीजन रूल निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये मान लो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है, और ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है I2। अगर यहाँ पे I2 अगर आपने निकाल लिया तो 8 ओम्स के अक्रॉस का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए क्योंकि आपको ये I2 निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। सोर्स करंट कितना है हमारे पास में 5 एम्पियर, 5 एम्पियर को मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए यहाँ का आपको इसका करंट निकालना है तो आप इस अपोजिट लेग को कंसिडर करते हो, ठीक है। तो 4 + 4 यहाँ पे सीरीज में कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 प्लस यहाँ पे 4 + 4 8 प्लस हमारे पास 12, ठीक है, 8 + 12, ठीक है,
तो 5 इंटू 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 12 विल बी इक्वल्स टू 20। इसका जो वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास 2 एम्पियर। सिंपल है। अभी देखिए, अब क्योंकि आपने यहाँ से इसमें से फ्लो होने वाला करंट निकाल लिया और आपको रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज आप निकाल सकते हो। 8 इंटू 2 16 वोल्ट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन एज अ डिस्टेंस फ्रॉम सबस्टेशन इंक्रीजेस। टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन में जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ते जाता है, ठीक है, उस तरीके से हमारा रिले ऑपरेटिंग टाइम भी हमारा कम होते जाता है। इस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये होता है हमारे पास ऑपरेटिंग टाइम और ये होता है हमारे पास में डिस्टेंस। ठीक है, जिस तरीके से हमारा डिस्टेंस बढ़ता है हमारा ऑपरेटिंग टाइम जो है वो हमारा कम होते जाता है। फंडामेंटल्स आपको क्लियर होना जरूरी है जिससे आप समझ सकते हो। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता थी तो भी आप इसका आंसर करेक्ट मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ट्रांसफार्मर का उसके लीकेज फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। ओके, सो बढ़ती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ठीक है, देखिए आप मान लो एन आइडेंटिकल, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमने जिसका रेजिस्टेंस है हर एक का आर है, उस तरीके से हमने पैरेलल में कनेक्ट करके रखे, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा गाइस, आर डिवाइड बाय एन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था कि मान लो आपके पास ऐसे जो है 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, हर एक का वैल्यू है 9 9 9। ठीक है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको किस तरीके से निकाल सकते हो, 9 डिवाइड बाय 3 ओम्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ फ्लक्स phi passes through the all end turns of a coil, the flux linkage of the coil will be what। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू n phi वेबर टर्न्स। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये इसका फ्लक्स लिंकेज का हमारा फॉर्मूला भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कपलिंग प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम वोल्टेज गेन। ट्रांसफार्मर, इंडक्टेंस, डायरेक्ट या फिर डीसी। देखिए ट्रांसफार्मर कपलिंग में मैक्सिमम वोल्टेज गेन हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अलग अलग आपको कपलिंग्स पता होने जरूरी है, आरसी कपल, डायरेक्ट कपल, ठीक है, ट्रांसफार्मर कपलिंग। और इस ट्रांसफार्मर कपलिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसका मैक्सिमम वोल्टेज गेन आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग when an inductive fault current becomes equal to the capacitance current of the system, then काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब उस केस में जो हमारे पास में रेशियो बनता है XC बाय XL का, वो होता है 3। अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इस साल भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ अ पावर सप्लाई सिस्टम में बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 40 मेगावाट टू 8 मेगावाट। द लोड फैक्टर ऑफ द सिस्टम विल बी व्हाट। ठीक है, एक एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व है हमारे पावर सप्लाई सिस्टम का। ठीक है, वो इस तरीके से हमने कंसिडर करके रखा है। ठीक है, ओके, 40 मेगावाट से हमारे पास डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि 8 मेगावाट है, राइट। तो हमें पूछा गया लोड फैक्टर कितना होगा सिस्टम का। ओके, एनुअल लोड फैक्टर जो होता है हमारे सिस्टम का, उसका रेशियो क्या होता है गाइस। ठीक है, वो होता है हमारा एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो जो एवरेज लोड कितना हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम डिमांड हमारे पास में 40 मेगावाट के, करेक्ट। ये तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ओके, और मिनिमम डिमांड है हमारे पास 8 मेगावाट का। ठीक है, हर साल में कितने आवर्स रहते, एक साल में, तो 8760, ये वैल्यू आप ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, इससे आप एनुअल लोड जो है वो आप निकाल सकते हो कैसे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8760, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 32। ओके, प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 87600 मल्टीप्लाइड बाय 8760 डिवाइड बाय 8760। आपको जो है मैंने एक सेशन रिकमेंड किया है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, वो सेशन जाके देख लीजिएगा। आपको सारे ये टर्मिनोलॉजीज है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो अच्छी तरीके से। 24 मेगावाट जो है हमारा एनुअल लोड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एनुअल लोड आ गया हमारे पास में, हमारे पास मैक्सिमम डिमांड भी गिवन है। ठीक है, 24 डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड कितना है, 40। इसको आप निकाल सकते हो आसानी से, 60% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये थे गाइस हमारे 120 क्वेश्चंस के जो है
हमने 60 क्वेश्चन इनिशियली डिस्कस कर दिए। सेशन काफ़ी लेंथी हो रहा है और हम ये नहीं चाहते कि आपको काफ़ी क्विकली सारे क्वेश्चंस को कवर अप करा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग पार्ट 2 के अंदर उसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 120 तक कवर अप करा देंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचेफाई को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन देख सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कोचेफाई_ऑफिशियल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को। यहाँ पे हम लोग इंटरेक्टिव डिस्कशन आपके साथ करते रहते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।